अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एस के एडिविज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो का ये सिलसिला आपके समझ में आ रहा होगा। वीडियो से रिलेटेड जो भी सवालात आपके रहते हैं, आप हमेशा कमेंट करते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको उसका जवाब वक्त पर यानी जल्द से जल्द आपको जवाब दे सकूं, और मैं देता भी हूं। फिर भी कुछ क्यूरीज रह जाती हैं, ज़्यादा दिक्कत रहती हैं। कुछ सवालात अगर आपसे ऐसे हों जो आप क्लियर नहीं कर पाते हैं, कुछ सवालात ऐसे होते हैं जो आप कमेंट में नहीं कर सकते हैं, तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पर भी या व्हाट्सएप पर भी सवालात कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत छोटा है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि बारहा इम्तहान में से सवालात पूछे जाते रहे हैं और पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे भी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक दो बात बताना चाहूँगा ख़ास। कुछ दोस्त ऐसे हैं जो बार बार पूछते हैं, सर नेक्स्ट क्लास कब आएगी, अगली क्लास कब आएगी, क्लास कब आती है, हमें इसका पता नहीं चलता, ऐसा वैसा जो कुछ है। तो आप देखिए, मैंने टेलीग्राम में एक चैनल बनाया है आप लोगों के लिए। जब भी कोई क्लास आएगी मैं आप सभी को पर्सनली इन्फॉर्म ना करके उस टेलीग्राम ग्रुप में पहले मैसेज अपलोड कर दूंगा और बता दूंगा कि आज की क्लास इतनी बजे है। वैसे आपकी क्लास एक दिन छोड़कर एक दिन आती है, रोज़ाना, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन 8 बजे आपकी क्लास, 8 PM पर आपकी क्लास डेली आती है। फिर भी अच्छा रहेगा कि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो रीड से रिगार्डिंग जो कुछ अहम बातें होंगी, अहम क्विज़ होंगे या अहम कुछ और बातें करनी होगी, तो इंशाल्लाह हम टेलीग्राम पर भी आपसे बातें कर पाएंगे, आप भी हमसे सवालात ईज़िली कर पाएंगे। तो आपसे भी इसे गुजारिश है कि आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं और आते हैं हम आज हमारे अगले टॉपिक पर। आज का हमारा टॉपिक है रमूज़ औक़ाफ़। इसको लेकर दो बातें हैं। कुछ लोग इसे रमूज़ औक़ाफ़ कहते हैं, लेकिन सही लफ्ज़ क्या है रमूज़ औक़ाफ़। अब हम इसका दावा करते हैं, सही लफ्ज़ क्या है रमूज़ औक़ाफ़ नहीं है। क्यों नहीं है? आइए हम लोगों से हट कर आपको कुछ नई चीज़ बताते हैं। दो लफ्ज़ हैं, पहला है रमूज़, दूसरा है औक़ाफ़, ठीक है। रमूज़ बना है रम्ज़ से, एक है तो रम्ज़ और ज़्यादा है तो रमूज़, यानी रम्ज़ का मतलब है इशारा करना, या रम्ज़ का मतलब है अलामत। पहला वर्ड क्लियर हुआ। रमूज़ जमा है रम्ज़ की और रम्ज़ का मतलब होता है इशारा यानी अलामत। दूसरा वर्ड है औक़ाफ़। क्या है? औक़ाफ़ जमा है वक्फ़ की। औक़ाफ़ जमा है वक्फ़ का मतलब होता है ठहरना या ठहराव। अब जो हमारा टॉपिक है, जिसे बारहा मेरे बहुत सारे दोस्त इसे रमूज़ व औक़ाफ़ पढ़ते हैं, मान लीजिए हम यहाँ से ज़ेर हटा देते हैं और यहाँ पर वाव लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा रमूज़ औक़ाफ़। क्या हो जाएगा? रमूज़ औक़ाफ़, यानी अलामत और ठहरना। आइए हम आपको बताते हैं अलामत के बारे में और ठहरने के बारे में। क्या ये सही होगा? नहीं। आइए हम आपको बताते हैं किसके बारे में, रमूज़ औक़ाफ़ यानी ठहरने के बारे में। किसके ठहरने के? अलामतों के ठहरने के बारे में बताते हैं। किसके बारे में बताएंगे? ऐसे ठहराव, किस अलामत पर ठहरना है, किस अलामत पर कितना ठहरना है, हम आपको ये बताना सिखाएंगे। इसे इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहा जाता है और हिंदी में से विराम चिन्ह कहा जाता है। इसे इंग्लिश में पंक्चुएशंस कहा जाता है और हिंदी में से विराम चिन्ह कहा जाता है। लगभग सब सेम ही होते हैं, कुछ चीज़ें होती है और कुछ के नाम थोड़े अलग अलग हैं। हिंदी में इससे आप पूर्ण विराम पढ़ते हैं, हम लोकल भाषा में से खड़ी पाई बोला करते हैं, ठीक है। फिर एक कॉमा होता है, फुल स्टॉप होता है, सेमीकोलन होता है, कॉलन होता है, ठीक है, और विस्मयादिक बोधक चिन्ह होता है जिसे एक्सप्लेनेटरी मार्क कहते हैं। इन सभी को उर्दू में किस नाम से जाना जाता है, उन सभी की आपको नाम जानना ज़रूरी है। ना सिर्फ नाम जानना ज़रूरी है, बल्कि कौन सा
अलामत, कौन सा वक्फ़ कहाँ और किस तरह काम आता है, ये बातें भी आपको बहुत जानना ज़रूरी है। चलिए, बातों का सिलसिला हमारा मुकम्मल हुआ और हम बारी बारी इन चीज़ों को पढ़ते हैं और आपको डिटेल में समझा देते हैं। सबसे पहले लिखा है रमूज़ औकाफ़। क्या लिखा है दोस्तों? रमूज़ औकाफ़। रमूज़ औकाफ़ नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। मेरे मुंह से भी अगर निकल जाए रमूज़ औकाफ़ पढ़ने में तो बात को पकड़ना मत, सर आपने रमूज़ औकाफ़ क्यों बोला। मैं भी इंसान हूँ, ज़बान फिसल जाती है, ठीक है। रमूज़ औकाफ़ इसका सही प्रोनाउंस है। रमूज़ औकाफ़ से मुराद वो अलामतें और निशानात हैं जिनसे मालूम हो पाता है कि इबारत या तहरीर में किस जगह कितना वक्फ़ करना ज़रूरी है। यानी रमूज़ औकाफ़ से ही पता चलता है कि किस इबारत में, यानी किस लेख में, किस तहरीर में कहाँ पर कितना रुकना है, कहाँ पर रुकना है और कहाँ पर नहीं रुकना है, और कहाँ पर रुकना है तो कितना ठहराव देना है। ये बातें हमें रमूज़ औकाफ़ से ही पता चलती हैं, ठीक है। ये सब बातें वैसे मैं वर्बली भी आपको बता सकता था, पर कुछ बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने आपके लिए काफ़ी चीज़ें रिटर्न में ली हैं ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर भी इसे अगर याद करना चाहें या इसे देख कर आप अपने पॉज करके नोट्स बनाना चाहें तो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। रमूज़ औकाफ़ की रोज़मर्रा अहमियत क्या है, आइए पढ़ के समझते हैं। हमें अपने जज्बात और एहसासात को बात के ज़रिए दूसरों तक पहुँचाने के लिए कुछ लवाज़िमात ज़रूरी होते हैं। रोज़ाना की गुफ्तगू में यानी बातचीत में हम चेहरे के तासुरात के साथ लबो लहजे के तग़य्युरात को उजागर करने के लिए आवाज़ के ज़ेरो बम और गुफ्तगू के दरमियान उन मुनासिब जगहों पर वक्फ़े देकर अपनी बात को ज़्यादा पुरअसर बनाते हैं। दूसरी तरफ तहरीर में पढ़े जाने वाले हमारे सामने नहीं होते, इसलिए हमें अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा मुअस्सिर बनाने यानी प्रभावी बनाने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए तहरीर के दौरान उनमें कुछ अलामतें और इशारे इस्तेमाल करना पड़ते हैं। इन्हीं इशारों और अलामतों को रमूज़ औकाफ़ कहते हैं। आप बात समझ गए। रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या होता है, जब हम किसी बात को बोलते हैं, देखिए जब जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो देखिए कहाँ पर मेरा सेंटेंस रुकता है, कहाँ पर मेरी बात ख़त्म होती है, कहाँ पर कितना रुकना पड़ता है, कहाँ पर ज़्यादा रुकना पड़ता है। या हम आम बोलचाल में जब एक दूसरे से बात करते हैं तो हम चेहरे के हाव भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो बात सैड जोन में है, कॉमेडी जोन में है, वो बात किस जोन में, किस टाइप में कही गई, किस फॉर्म में कही गई है, ठीक है। तो वहाँ पर एक्सप्रेशन से ही काम चल जाता है। तो वहाँ पर हमें कॉमा, फुल स्टॉप, सख्ता, वक्फा ये बोलना नहीं पड़ता। वो चीज़ें हमें बोलनी नहीं जाती क्योंकि हमारा बोलने का, हमारा एक्सप्रेशन वैसे ही होते हैं और सुनने वाला, समझने वाला उन बातों को समझ लेता है। लेकिन इन्हीं बातों को जब हम लिखेंगे तो क्या हम एक्सप्रेशंस को, भाव को लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। भाव को बार बार या हर तरह से लिखा नहीं जा सकता। तो उन्हीं भावों को कहाँ रोकना है, कहाँ ज़्यादा रुकना है, कहाँ कम रुकना है, किस तरह रोकना है, किस तरह नहीं रोकना है, इन बातों को ही जब हम तहरीरों में इस्तेमाल करते हैं कुछ इशारों के साथ, कुछ अलामतों के साथ, तो इन्हीं इशारों को, इन्हीं अलामतों को रमूज़ औकाफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? रमूज़ औकाफ़ कहते हैं। वैसे ही दोनों बातें मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, फिर भी वर्बली देख लीजिए आप, नोट्स बनाने में काम आएगा आपके। एक है रमूज़, एक है औकाफ़। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसका मतलब है अलामत या इशारा। रमूज़ जमा है रम्ज़ की जिसका मतलब है अलामत या इशारा। अलामत को, इशारे को रमूज़ कहते हैं और रमूज़ जमा है रम्ज़ की। यानी रम्ज़ एक होता है जिसे इशारा कहते हैं और बहुत सारे रमूज़ अलग अलग होते हैं, सिर्फ एक ही साइन, एक ही अलामत नहीं होती है, तो उसे हम रमूज़ कहते हैं। दूसरा है औकाफ़। क्या है औकाफ़? औकाफ़ वक्फ़ की जमा है जिसके मानी ठहरने या रुकने के हैं। ठहरने या रुकने के हैं कि किस जगह पर कितना रुकना है, और अलामतों से हमें पता लगता है कि इस जगह हमें रुकना है या नहीं, रुकना है या नहीं। तो हम इस तरह की कुछ अलामतें लगाते हैं और जगह जगह बता देते हैं कि इस अलामत का क्या मतलब है, यहाँ रुकना है, नहीं रुकना है। इन छोटी छोटी अलामतों से काफ़ी सारी बातें नुमायाँ होती है, यानी स्पष्ट होती हैं। रमूज़ औकाफ़ का इस्तेमाल। रमूज़ औकाफ़ या अलामत वक्फ़ उन इशारों या अलामतों को कहते हैं जो किसी इबारत के एक जुमले के एक हिस्से को उसके बाकी हिस्सों से अलहदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अलहदा यानी अलग करने के लिए।
उर्दू, अंग्रेज़ी या दूसरी ज़बानों के क़वाइद में इन औक़ाफ़ और अलामात को बहुत अहमियत हासिल है। अगर उनका ख्याल ना रखा जाए तो मफ़हूम कुछ से कुछ, बल्कि बाज़ औक़ात यानी कुछ वक्त में तो उसका बिल्कुल उलट हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि जब हम इन अलामतों का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बात कहीं क्या होती है और बात कह दी क्या जाती है। लिखने में, पढ़ने में उसका पूरा मतलब ही बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, आइए आप कुछ मिसालें देकर आपको समझाते हैं। मसलन क्या लिखा है, मसलन यानी मिसाल के तौर पे देखिए, समझिए बात को कि लगाना ज़रूरी क्यों है। हमने एक जुमला लिखा है, कि सेंटेंस लिखा है, ठहरो मत जाओ। हो सकता है आपने गुज़िश्ता क्लासों में भी ऐसा पढ़ा होगा, पर मैं फिर भी रिपीट करता हूँ। ठहरो मत जाओ। इस फ़क़रे का मतलब वाज़ेह नहीं है कि रुकना है या जाना है, लेकिन अगर एक अलामत लगाई जाए तो मतलब वाज़ेह हो जाता है। ठहरो मत जाओ पूरी एक बात है, तो समझ नहीं आ रहा है कि बंदा ठहरने के लिए कह रहा है या जाने के लिए कह रहा है। ठहरो मत जाओ या ठहरो मत जाओ, कहाँ रुकना है, कहाँ रुकना है, ये लिखने से पता ही नहीं चलता। यानी कि पता लगता है कि इसमें कोई ना कोई अलामत का होना बहुत क्या था, ज़रूरी था। बिना अलामत के ये जो जुमला है ये मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। हालांकि हम इसे बोलने में तो कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने से इसका प्रोनाउंस, इसकी बात का मफ़हूम समझ में नहीं आएगा, मतलब समझ में नहीं आएगा। तो देखिए हमने क्या किया, इसमें एक अलामत लगाई। क्या लगाई, एक अलामत लगाई। ठहरो, फिर लगाया कॉमा, मत जाओ। ठहरो यानी ठहरो, इसका मतलब है कि रुकना है, जाना नहीं है। यानी मैंने अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से अगर मैं इसमें एक अलामत बीच में डाल देता हूँ, कॉमा डाल देता हूँ, तो पहली बात होती है ठहरो, यानी कि ठहर जाओ। मत जाओ यानी जाओ मत। बात क्या हो रही है, ठहरने की हो रही है, रुकने की हो रही है। मत जाओ यानी कि यहाँ से जाना नहीं है, यहीं पर ठहर जाओ। अगर ऐसा नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता और मैं अलामत यहाँ की जगह यहाँ लगा देता, तो ये हो जाता ठहरो मत जाओ। तो पहली बात क्या हो जाती, ठहरो मत जाओ, यानी सिर्फ ठहरना नहीं है, यहाँ से चले जाने की बात है। इसका मतलब है कि रुकना नहीं है और बल्कि जाना है। रमूज़ औक़ाफ़ यानी वो अलामतें जो इबारत के दरमियान में बात के मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए इस्तेमाल होती है, मुअद्दिद हैं। उनमें से चंद मशहूर अलामात वक़्फ़ दर्ज झेल हैं। यानी कि बहुत सी अलामतें हैं, अलग अलग काम है, अलग अलग नाम है, लेकिन जो ख़ास, जो आपके सिलेबस में भी हैं और जो सबसे ज़्यादा काम में आती हैं, वो दर्ज झेल हैं। बारी बारी हम इन सबको क्या करेंगे, पढ़ेंगे और समझेंगे। मैं समझता हूँ कि 2, 3 या 4 नाम ही ऐसे होंगे जो तो आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट या अजीब लग सकते हैं। बाकी जितने भी हैं, जैसा उनका नाम है वैसा ही काम है और वैसी ही उनकी अलामत है। आप एक बार में देखते ही समझ जाएंगे इसका नाम क्या है और काम क्या है। ठीक है, बहुत ईजी टॉपिक है, ज़्यादा परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो को ढंग से देख लेंगे तो दोबारा, मुझे समझता हूँ, एग्ज़ाम तक वापस आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। पहला हमारा टॉपिक है, पहला हमारा है ख़त्मा। क्या है, ख़त्मा। इसकी जगह हिंदी में क्या लगाते हैं, खड़ी पाई, पूर्ण विराम जिसे कहते हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेजी में लगाते हैं फुल स्टॉप। ख़त्मा अलामत एक पूरे जुमले के ख़ात्मे पर एक छोटी सी लकीर की सूरत में लगाई जाती है, जहाँ कुछ देर ठहरना होता है। ये इबारत एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है, यानी कि एक बात दूसरी बात से अलग होती है तो वहाँ पर ये अलामत लगाई जाती है। इसे वक़्फ़ कामिल और वक़्फ़ ताम और अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कहा जाता है। कन्फ्यूजन कहाँ होनी है, नाम तो इसका है ख़त्मा, यानी कि बात ख़त्म हो गई तो ये अलामत लगाई जाती है। ये किसकी अलामत है, ख़त्मा की। किसकी अलामत है, ख़त्मा की। अंग्रेज़ी में फुल स्टॉप भी कह देते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन उर्दू में भी इसको वक़्फ़ कामिल और वक़्फ़ ताम के नाम से भी जाना जाता है। ये बात भी आपको याद रखना क्या है, ज़रूरी है। ये वक़्फ़ ताम और वक़्फ़ कामिल से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उर्दू बहुत पेचीदा है, बहुत ज़्यादा इसमें, वैसे समझता हूँ दूसरी दीगर ज़बानों से तो मुझे उर्दू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा रुचिकर, बहुत ज़्यादा पसंदीदा ज़बान मेरी, मुझे उर्दू ज़बान से बहुत बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और उसी का नतीजा है कि मैं आज आपके सामने यहाँ पर पढ़ा पा रहा हूँ। चलिए, दूसरी अलामत है सवालिया। क्या है, सवालिया। आप सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क का मतलब क्वेश्चन होता है, तो ये सवालिया सवाल के निशान से बनी है। बिल्कुल ईजी सी बात है, बस पढ़ लेते हैं एक बार, चूँकि अलामत है, कोर्स में है तो पढ़ना ज़रूरी है। ये अलामत है सवालिया जिस जुमले के, ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इस अलामत के इस्तेमाल से एक आम जुमले और
सवालिया जुमले में वाज़ेह फ़र्क पैदा हो जाता है। जिन जुमलों में कोई सवाल पूछा जा रहा हो उन जुमलों में ये अलामत इस्तेमाल होती है। इन जुमलों के आखिर में अगर सवालिया निशान इस्तेमाल ना किया जाए तो उन जुमलों का मफ़हूम सही तौर पर वाज़ेह नहीं होता, सही तौर पर वाज़ेह नहीं होता। यानी सवालिया निशान की खासियत क्या है, सवालिया अलामत से पता लग जाता है ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, सवाल है। ये क्या है, एक सवाल है, प्रश्न है। जैसे मेरा काम तो है डेमो देने का, है ना, हर चीज़ में बार बार। मान लीजिए मैंने एक जुमला लिखा, बारिश हो रही है। क्या लिखा, बारिश हो रही है। मान लो मैं कमरे के अंदर बैठा हूँ और मेरे साथ में कोई शख्स बैठा है, मान लो कोई भी आप बैठे हैं, और मैं अचानक बोल पड़ता हूँ बारिश हो रही है, और यहाँ लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, ख़त्मा। इसका मतलब क्या, बारिश हो रही है, मतलब मैं कंफर्म हूँ इस बात पे, बल्कि मैं दलील दे रहा हूँ कि हाँ बाहर बारिश हो रही है, ये बात कंफर्म हो जाती है। लेकिन अगर ये अलामत ना लगा कर अगर मैं यहाँ पर ये लगा दूँ, देखिए कुछ चेंजिंग नहीं है, सिर्फ अलामत चेंज की है, बात वो की वही है। और हम लिखा बारिश हो रही है, अचानक बोलते हैं कि बारिश हो रही है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाने पता लगता है, मतलब मैं खुद पूछ रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता बाहर बारिश हो रही है कि नहीं, बल्कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बारिश हो रही है। तो ये क्वेश्चन मार्क लिखित तौर पर लिखना ज़रूरी है। कई बार इन अलामतों के ना होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है, यानी बात कहनी क्या होती है और बात कह दी क्या जाती है, इसलिए अलामतों का होना क्या है, ज़रूरी है। इसे इस्तिफ़हाम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इस्तिफ़हाम भी कहते हैं। आगे इसके बारे में डिटेल में और बताएंगे आपको, पहले एक बार देख लीजिए डेमो सबका। तीसरी है सक्ता। क्या है, सक्ता, जिसे कॉमा भी कहते हैं। ये छोटा सा और मुख्तसर वक्फ़ा होता है जिसमें हल्का सा तवक्कुफ़ करके आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा रुकते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, सांस नहीं छोड़ते। इसको अंग्रेज़ी में कॉमा कहते हैं। ये उन छोटे छोटे जुमलों के दरमियान होता है जिनसे मिलकर एक बड़ा जुमला बनता है और एक बात मुकम्मल होती है। सक्ता कहाँ लगाया जाता है, यानी कि पूरी बात ख़त्म नहीं हुई है, पूरी बात ख़त्म होने पर तो ख़त्मा लगाया जाता है। पूरी बात के बीच में कोई बात ऐसी हो जहाँ हमें बार बार क्या करना है, रुकना पड़ रहा है, कुछ बातें बार बार सोचनी पड़ रही है, कुछ बातों को अलग अलग तरीके से बताना पड़ रहा है, लेकिन बात मुकम्मल नहीं हुई है। जब बात मुकम्मल हो जाएगी तो हम ख़त्मा लगाएंगे, लेकिन बात के बीच में कुछ बातों को और ऐड किया जा रहा है तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, सक्ता लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सक्ता, जिससे इंग्लिश में कॉमा कहते हैं। ये सब आप जानते हैं, मैं तो बस आपको ज़बरदस्ती बता रहा हूँ, ठीक है, पका रहा हूँ आपको ज़बरदस्ती ये फालतू बातें करके, क्योंकि बहुत से होनहार, बहुत ही ज़्यादा होनहार ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट भी हैं जो हमारे क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं, बाद में फिर अफसोस करते हैं यार कहाँ सर ने पका दिया इतना ज़्यादा, कॉमा कहाँ लगाते हैं, खड़ी पाई कहाँ लगाते हैं, फुल स्टॉप कहाँ, इतना भी नहीं आता कि हमें सर तो यूँ ही पका रहे हैं। ठीक है, चलिए, जिनको लगता है पका रहे हैं तो आराम कर सकते हैं, और बाकी होनहार बच्चे जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो लगे रहिए, मैं भी बहुत कमज़ोर हूँ आपकी तरह। ठीक है, चलिए, अगली हमारी अलामत है, उसे कहते हैं राब्ता। क्या कहते हैं, राब्ता। कहते हैं ना कॉन्टेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए। मक़ाला या कहावत वगैरह को बयान करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे, क्या कहें, जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर लगाया राब्ता, नमाज दीन का सुतून है, यानी पिलर है, खंबा है। नमाज दीन का क्या है, सुतून है। ये बात किसने कही, प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बात कही। तो जब किसी का मक़ाला लिखा जाए, किसी की बात लिखी जाए, किसी का कौल लिखा जाए, तो उसकी कौल को बयान करने के लिए, उनकी कौल को उस बात से अलग करने के लिए कि फ़लाँ ने ये फरमाया, फ़लाँ ने बात कही, फ़लाँ का कौल है, तो राब्ता का निशान लगा दिया जाता है, राब्ते के अलामत लगा दी जाती है, और उसका कौल जो होता है उसे इन्वर्टेड कॉमाज में लिख दिया जाता है। ठीक है, पता लग जाता है कि बेशक उन्होंने जो बात कही है हम उस बात को एज इट इज़ लिख रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच आपने पढ़े होगा इंग्लिश में, मुझे इतना नहीं आता, आप ज़्यादा जानते हैं मुझसे। ठीक है, अगली है तफसीला। क्या है, तफसीला या तफसीलिया। तफसील करने के लिए, विवरण करने के लिए, किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए, किसी लंबे इक़्तिबास या किसी फहरिस्त को पेश करते वक्त इसका इस्तेमाल होता है। जैसे इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। एक, अल्लाह की, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, वहदानियत है। ठीक है, वहदानियत, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम रिसालत का इकरार। दूसरा, नमाज कायम करना। तीसरा, ज़कात देना।
चौथा रमज़ान के रोज़े रखना और पांचवा हज करना। यानी कि किसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए एक हेडिंग के रूप में कुछ लगाया जाता है तो वहाँ पर तफसीला का निशान लगाया जाता है, तफसीलिया का निशान लगाया जाता है, अलामत लगाई जाती है ताकि पता चले कि ये बात हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बात तो है हेडिंग है, उसके बाद उस हेडिंग को लेकर जो बात भी एक्सप्लेन की जाती है सब बात आगे लिख दी जाती है और ये बात आपको छोटी क्लासों में बताई गई होगी। अगला वर्ड है क़ौसीन। क्या है? क़ौसीन हिंदी में कोष्ठक भी कहते हैं, बहुत इजी वर्ड है, इंग्लिश में ब्रैकेट्स कहते हैं। क़ौसीन या खतूत वहदानी में इबारत के ऐसे हिस्से लिखे जाते हैं जो जुमला मुअतरज़ा के तौर पर आते हैं। जुमला मुअतरज़ा ऐसे जुमलों को कहते हैं जो इबारत में आ जाएं लेकिन असल इबारत से उसका ताल्लुक़ ना हो बल्कि हवाले के तौर पर उसका ज़िक्र आए, हवाले के तौर पर उसका ज़िक्र आए, उस बात का कोई मफ़हूम ना हो, कोई मतलब ना हो, लेकिन आपको सिर्फ बताने के लिए, किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए या एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए क़ौसीन का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी के एग्जाम्पल भी हैं, ठीक है, सबसे लास्ट में आपको वो भी बताए जाएंगे कि टेबल फॉर्म में भी है, बहुत ईजीली आप उसको स्क्रीनशॉट मार के समझ पाएंगे। ये बस मैं समझाने के लिए पढ़ के बता रहा हूँ एक बार आपको, ठीक है, लास्ट में टेबल आएगी, मैं आपको लास्ट में बता देता हूँ, थोड़े ही हैं। अगला है वावीन। क्या है? वावीन, जिसे इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। वावीन किसी मज़मून में मौजू के मुनासिब से बाइना यानी हो बहू किसी मुसन्निफ़ व अदीब से के क़ौल या किसी किताब के इक़्तिबास को नकल करते वक्त उसका इस्तेमाल होता है। दो ही तरीके होते हैं, या तो किसी मुसन्निफ़ अदीब, कोई साहित्यकार, कोई अजीम हस्ती जब कोई बात कहे तो उनका जो कौल हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जो फरमाया उनकी बात जैसी थी एज़ इट इज़ वैसी की वैसी लिख देना। तो उनकी जो बात लिखी जाती है हू बहू, बाइना का मतलब होता है हू बहू, वैसी ही लिखना। जब लिखी जाती है तो वो जो बात होती है उसे किस में, वावीन में बंद कर दिया जाता है, वावीन की अलामत में उसको लिखा जाता है ताकि पता लगे कि बात हू बहू ऐसी की ऐसी ही कही गई है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। या दूसरा एक तरीका होता है, दूसरा उसका इस्तेमाल कब होता है, जब हम किसी इक़्तिबास को लिखते हैं, किसी पैसेज को कहीं से कॉपी करके लिखते हैं, बताते हैं कि ये पैसेज फ़लाँ जगह से एक छोटा हिस्सा उसका लिया गया है, तो उस पैसेज की शुरुआत में, पैसेज के ख़ात्मे पर हम इन्वर्टेड कॉमा लगाकर बताते हैं पैसेज यहाँ से यहाँ तक ही का जो हिस्सा है वो ये पैसेज है और बाकी जो लिखा है वो सब हमारी तहरीर है, ठीक है। आगे देखिए, 8वां है निदाइया फ़िजाइया। निदाइया या फ़िजाइया और निदाइया फ़िजाइया दोनों भी, कुछ भी इसको आप समझ सकते हैं, इजीली वर्ड है, निदाइया फ़िजाइया पढ़ लीजिए आप इसे। एक्सप्लेनेशन मार्क कहते हैं, हिंदी में से विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं, बड़ा डेंजर नाम इसका ना, क्या है? विस्मयादी बोधक चिन्ह, और उर्दू में से निदाइया फ़िजाइया कहते हैं। क्या इस्तेमाल है देखिए, किसी ख़ास कैफियत और जज्बा के इजहार के वक्त ये अलामत लगाई जाती है, जैसे हैरत, खौफ, गुस्सा और हक़ारत वगैरह के वक्त इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे ही जज्बा की शिद्दत में कमी और बेशी के एतबार से एक से ज़्यादा अलामतों का इस्तेमाल भी होता है। जैसे कैफियत हो सकती है कुछ भी, ठीक है, खुशी की कैफियत हो, गम की कैफियत हो, गुस्से की कैफियत हो। जब किसी कैफियत की में कोई बात कही जाती है तो उस वक्त इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सुबहान अल्लाह, बहुत खूब, माज़ अल्लाह, अल्लाह पनाह, अल्लाह की पनाह, ख़बर लेता हूँ, बस करो, रहने दो, फ़िरका रिवायत और मुल्क की तरक्की मुहाल है। यानी ज़्यादा भी लगाई जा सकती है, कम भी लगाई जा सकती है, यानी बात पे कितना ज़्यादा ज़ोर डालना है, कितना ज़्यादा ज़ोर डालना है। हैरत में भी कह सकते हैं, अरे सुनो, किसी को पुकारने के तौर पे कह सकते हैं, ठीक है, किसी को डांटने के तौर पे, चिल्लाने के तौर पे कह सकते हैं। बड़ी खुशी में हुर्रा, और अब मज़ा आ गया, ऐसी कुछ अलामतें होती हैं, ऐसी कुछ बात होते हैं जो खुशी में कहे जाते हैं, गम में कहे जाते हैं, उस वक्त इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। एक्सप्लेनेशन मार्क विस्मयादी बोधक चिन्ह से कहा जाता है और उर्दू में से निदाइया फ़िजाइया कहा जाता है। इस्तेमाल आप इसका जानते हैं। एक अलामत है जो आपने कभी कम ही पढ़ी होगी, पर मैं आपको बता देता हूँ। एक अलामत है अलामत हज़्फ़। अलामत हज़्फ़, अलामत हज़्फ़ किसी महज़ूफ़ इबारत की जगह इसका इस्तेमाल होता है, यानी किसी लंबी इबारत को नक़ल करते वक्त इख्तिसार की पेश नज़र इबारत का कुछ हिस्सा नक़ल करते हैं और
बाकी इबारत की जगह इन नुक्तों का इस्तेमाल करते हैं। आम तौर पर क़िल्लत जगह या क़िल्लत वक्त की बिना पर ऐसा किया जाता है। मैं समझता हूँ आपको बात पहले नहीं पड़ी होगी, पर मैं यही बता देता हूँ। चलो एक बार क्या होता है, सपोज़ली आपको कहा जाए कि हाली की गज़ल है, हाली की कोई गज़ल है, उस गज़ल का ये पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये 8 मिसरों की क्या है, गज़ल है। गज़ल नहीं, आप इसे नज़्म समझिए। क्या समझिए? नज़्म समझिए कि कोई नज़्म है, मान लीजिए उसका 8 लाइनों का बंद है और आपको कहा जाए इसकी तशरीह कीजिए। क्या की जाए? तशरीह कीजिए। तो ये पहली लाइन का कुछ चंद अल्फाज क्या करेंगे, हम यहाँ से कॉपी करेंगे, इस अल्फाज को लिखेंगे यहाँ पर। इससे अंदाज़ा लगेगा कि हमने गज़ल यहाँ से शुरू की थी और ये लास्ट वाले जो गज़ल के आखिरी अल्फाज हैं, यानी नज़्म का आखिरी अल्फाज, उसको लिखेंगे हम यहाँ पर। और बीच में क्या लगा देंगे, डॉट 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 डॉट। तो ये जो डॉट डॉट है ना, इसको बोलेंगे अलामत हज़्फ़। इससे पता लग, और बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सियाक़ व सिबाक़, फिर लिखेंगे तशरीह वगैरह हम करते हैं ये जैसा, वो सब बात हम डिटेल में बता देंगे। यानी कि इससे पता लग जाएगा हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या की है, तशरीह की है। इसके बीच में डॉट डॉट का मतलब ये सब बातें इसमें क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। दोबारा लिखने की बजाय हम सिर्फ निशानदेही करके समझा सकते हैं। दूसरा, इम्तिहान में बच्चों को पैसेज भी आता है। मान लो किसी पैसेज की तशरीह करनी होती है तो क्या करते हैं, पैसेज में क्या करेंगे, मान लो मैं आपको कहूँ कि किसी महज़ूफ़ इबारत की जगह फ़लाँ 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 डॉट 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 ऐसा किया जाता है, इस पैसेज की तशरीह कीजिए। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे किसी महज़ूफ़, मेरी राइटिंग गंदी नहीं हो, मैं पहले बता चुका हूँ, ये इंग्लिश लिखने में बड़ा अजीब लगता है मुझे। किसी महज़ूफ़ लिख देंगे, उसके बाद डॉट 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 लगा देंगे और लास्ट में जाएगा किया जाता है। क्या लिखेंगे, किया जाता है, ये बीच में डॉट डॉट रह जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, सियाक़ व सिबाक़ लिख देंगे, कौन से सबक से लिया गया है, फिर लिखेंगे तशरीह, यानी इसमें जो भी बातें लिखी उसको एक्सप्लेन हम खुद करेंगे। तो ये जो बीच में डॉट डॉट लगाने का जो तरीका है, ये कहलाता है अलामत हज़्फ़, अलामत हज़्फ़। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ये तो उसका एक काम, एक काम और भी है इसका, एक काम और भी है। कोई ऐसी बात हो जो कहना चाहते हैं पर कहना मुनासिब नहीं हो, मैं नीचे चलो आपको बता दूंगा, जब प्लेलिस्ट इसकी टेबल बनाई, टेबल फॉर्म में, वहाँ जाकर डिटेल में समझा दूंगा। अभी इतना ही समझना काफ़ी है आपके लिए। अगला है अलामत शेर। ये जो है ना, क्या है, अलामत शेर। छोटा की मात्रा नहीं है दोस्तों, ये है अलामत शेर। यह अलामत इबारत में किसी शेर का हवाला देने के मौके पर शेर के शुरू में लगाई जाती है। जैसे कोई शायर के बारे में नाम आ गया कि हाली ने फ़लाना फ़लाना शेर लिखा, गालिब ने फ़लाना शेर लिखा, और शेर में वो फरमाते हैं और उनका शेर कुछ इस तरह है, तो पहले अलामत लगाई दी जाती है, उसके बाद वो शेर लिखा जाता है। शेर लिखने से पहले अलामत लगाई जाती है, इसका मतलब इसके बाद क्या है, कोई शेर लिखा गया है। ठीक है। दूसरा है अलामत मिसरा। अलामत मिसरा, ये अलामत इबारत में किसी मिसरे का हवाला देने के लिए इस्तेमाल होती है। क्या है और बताते हैं डिटेल में आपको, क्योंकि लास्ट हो चुका है। और उसके बाद है अलामत मुखफ़िफ़ात। अलामत मुखफ़िफ़ात क्या चीज़ है ये समझिए। अलामत मुखफ़िफ़ात, ये देखो बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, रे है, इसका मतलब होता है रहमतुल्लाह तआला अलैह। उसके बाद लिखता है रे और ज़्वाद, इसका मतलब है रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वगैरह सब कुछ। ठीक है। ये कब लगाए जाते हैं, जैसे जो मुनहसिर अलामत असल फ़क़रे की जगह इस्तेमाल की जाए, ऐसे मुखफ़िफ़ात कहते हैं। जैसे रज़ियल्लाहु अन्हु की जगह रे और ज़्वाद लिखा जाता है, मुख़फ़्फ़िफ़ इस्तेमाल होता है। रहमतुल्लाह अलैहि की जगह रे है, मुख़फ़्फ़िफ़ इस्तेमाल होता है। आज हम किसी पीर औलिया का, किसी अल्लाह के बंदे का, किसी बहुत अजीम हस्ती का नाम लेते हैं, हम अल्लामा इकबाल का भी नाम लेते हैं तो लेते हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह। ठीक है। हज़रत अली का नाम लेते हैं तो बोलते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, कहते हैं ना। तो जब हम लिखते हैं तो हम पूरा नाम नहीं लिखते, उनके अदब में हम रे ज़े यानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और रे है रहमतुल्लाह तआला अलैह भी लिखा करते हैं। वाज़े रहे, अब ये बात तो यहाँ पर मैंने कर दी ख़त्म, ये बात मैंने थोड़ा मन से ऐड की है, इसको आप थोड़ा सुने समझे। वाज़े रहे, आपको ध्यान रहे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पूरा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही लिखना ज़रूरी है, इसमें तख़फ़ीफ़ दुरुस्त नहीं है। इसलिए स्वाद लगाना
या सलअम वगैरह से बचना लाजिम है। जहाँ पर नाम हो नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो वहाँ पर कुछ बदकिस्मत लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्वाद लगा देते हैं, जो लगाना क्या है दोस्तों गलत है। कुछ लोग सिर्फ क्या करते हैं, छोटा सा सलअम लगा देते हैं कि शॉर्ट में सब समझ में आ जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं दोस्तों, ये तरीका गलत है। ये तरीका क्या है, गलत है। हमें इसी से गुरेज़ करना है, बल्कि इसी से बचना है। जब भी नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए तो आप उसके ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखने की कोशिश करें। याद रखें, ढंग से याद करें। आप इस तरह पूरा डिटेल में इतना लंबा नहीं लिखना है, जगह कम है तो आप शॉर्ट में ही लिखें, बिल्कुल छोटे लिखने की कोशिश करें, लेकिन लिखें पूरा। ठीक है, हमें ऐसी बुरी चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है, और कोई कहे भी तो हमें इस पर एतराज़ जताना है, बल्कि हमें हमेशा पूरा लिखना है। नाम मोहम्मद की जगह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम लिखना पूरा लाजमी है, और बिल्कुल लिखेंगे। लेकिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जगह और रहमतुल्लाह ताला की जगह हम शॉर्ट में रे ज़्वाद रे है लिख सकते हैं। इस तरह आपकी अलामत क्या होती है, ख़त्म होती है, कंप्लीट होती है। अब देखो इन सारी अलामतों को टेबल फॉर्म में बिल्कुल शॉर्ट में एक सिर्फ समझने के तौर पे कि जुमले में इस्तेमाल किया है। आइए हम बारी बारी फटाफट से समझते हैं इसको। ठीक है, पहली अलामत है सक्ता। क्या है सक्ता? सक्ता किसे कहते हैं? इसे कहते हैं, यह है सक्ता की निशानी। जुमले में मुख्तलिफ उस्मा को मिलाने के लिए इसका काम होता है। सकफ़ा को वक्फ़ा खफ़ीफ़ भी कहते हैं। वक्फ़ा खफ़ीफ़ इस्तेमाल कैसे करते हैं? आम, सक्ता, केला, पपीता और सेब रखी गई। आम और केला, अब यहाँ लिखते हैं आम और केला और पपीता और सेब रखी गई, तो बार बार और लिखना अच्छा नहीं लगता, मुनासिब नहीं होता, और तहरीर में अच्छा नहीं लगता, तहरीर को भी असर बना देता। इसलिए इसकी जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? सक्ता का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? चलिए अगला देखिए, अगली है वक्फ़ा। अगली क्या है? वक्फ़ा। वक्फ़ा की अलामत होती है ये, छोटे जुमलों को मिलाकर एक बड़ा जुमला बनाने के लिए वक्फ़ा की अलामत लगाई जाती है। इसे निस्फ़ वक्फ़ा भी कहते हैं, निस्फ़ वक्फ़ भी कहते हैं। शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, ये लजीज़ और ताकतवर भी है। समझिए बात को, शहद सेहतमंद ग़िज़ा है, एक बात ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जो दूसरी बात है, ये लजीज़ और ताकतवर ग़िज़ा है, ये दूसरी बात भी इसी से जॉइंट है। दूसरी बात हम किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि शहद के लिए ही बात कर रहे हैं। तो जब एक ही बात को दो हिस्सों में अलग अलग बांटना हो तो कम रुकना है, लेकिन बात को अलग नहीं करना है। रुकना कम है, लेकिन बात को अलग नहीं करना है। वहाँ पर क्या लगाया जाता है? वक्फ़ा लगाया जाता है। इसे कॉलन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलन कहते हैं। ठीक है, पूर्ण विराम, अर्ध विराम आपने हिंदी में पढ़े होंगे इनके बारे में। अगला है राब्ता। ये डॉट बता चुका हूँ, ये इसकी अलामत है राब्ते की, 2 डॉट। जुमले के 2 अलग अलग हिस्सों में राब्ते के लिए लगाया जाता है। जुमले के 2 अलग अलग हिस्सों में राब्ता लगाया जाता है। वक्फ़ा लाजिम भी कहते हैं इसे। वक्फ़ा क्या कहते हैं? लाजिम कहते हैं। मास्टर बोला बैठ जाओ, तो बीच में क्या लगा दिया? कॉलन। यानी मास्टर की बात एज़ इट इज़ मास्टर की ही ज़बान में कही गई है। जैसे मैं आप सभी को वीडियो के शुरू में कहता हूँ, अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहजाद ख़ान आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। आप तमाम ही का एक बार फिर अपने चैनल में खैर मकदम करता हूँ। तो ये बात जो बोली जाती है, तो मेरा नाम लगाकर, डॉट लगाकर आप ऐसे से लिख सकते हैं। ठीक है, इसे मजाक था। आगे देखिए, अगली अलामत है तफसीला। क्या है? तफसीला यानी किसी चीज़ की तफसील करने के लिए, किसी चीज़ को विवरण करने के लिए, किसी चीज़ को और बयान करने के लिए इसकी अलामत लगाई जाती है। एक जुमले की तफसील दूसरे जुमले में देने के लिए अलामत लगाई जाती है। शॉर्ट में लिखा है, इसको अलामत ज़ेल भी कहते हैं। अलामत ज़ेल भी कहते हैं। नाम याद रखना सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इसम की अक़साम दर्ज ज़ेल है। इसम की अक़साम दर्ज ज़ेल है। फिर यहाँ पर तफसीला लगा दिया जाता है, और बाद में अपनी बात आगे से आगे कह दी जाती है। समझ गए? उसके बाद क्या है देखिए, ख़त्मा। इसे कहते हैं ख़त्मा, फुल स्टॉप, खड़ी पाई भी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। जुमले के इख्तिताम पर या मुख़फ़्फ़िफ़ हुरूफ पर। अब ये तो मैंने आपको बताया था, जुमला जब ख़त्म होता है वहाँ पर ये लगाया जाता है। लेकिन मुख़फ़्फ़िफ़ हुरूफ क्या होता है? देखिए,
इसे ख़त्मा को वक्फ़ा मतलब भी कहते हैं, वक्फ़ा ताम भी कहते हैं, वक्फ़ा कामिल भी कहते हैं। वक्फ़ा ताम वक्फ़ा कामिल में बता चुका था, वक्फ़ा मतलब भी इसका एक नाम है और ख़त्मा भी इसे कहते हैं। एक ही हरूफ के 4 नाम है, यानी एक ही अलामत के 4 नाम है। 2 और बता देता हूँ, थोड़ा लोड बढ़ा देता हूँ आपका। इसको हिंदी में खड़ी पाई यानी पूर्ण विराम कहते हैं, इसे इंग्लिश में फुल स्टॉप भी कहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। 4 तो हैं ही, 2 और मेरी तरफ से याद कर लेना। मैं नमाज अदा कर चुका हूँ, ये लगा दी हमने ख़त्मा की निशानी, यानी बात कंप्लीट हो गई। अब है या मुख़फ़्फ़िफ़ हुरूफ पर, यानी किसी शब्द को जब छोटा लिखना है, MA की डिग्री हम लिखते हैं ना, MA की डिग्री, MA, तो यहाँ डॉट और डॉट लगा देते हैं। मास्टर ऑफ आर्ट्स पूरा नहीं लिखकर क्या लिखते हैं, MA, सब समझ जाते हैं। MA का मतलब मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है, MBA का मतलब मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन होता है। तो ये आप सब बात आप समझ जाते हैं। तो वहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ पर उर्दू में लगाते हैं ख़त्मा, MA। जिस चीज़ को मुख़फ़्फ़िफ़ करना हो, किसी चीज़ को शॉर्ट करना हो, शॉर्ट में उसका बताना हो, एक हरूफ के बाद ये अलामत लगा दी जाती है। अगला है सवालिया, यानी क्वेश्चन मार्क, सवाल पूछने के लिए अलामत लगाई जाती है। इसे इस्तफ़हामिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस अलामत को इस्तफ़हामिया भी कहते हैं और ये नाम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बारहा सवाल में इससे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है। अलामत इस्तफ़हामिया कौन सी है? तो आपको याद रखना है क्वेश्चन मार्क वाली। ठीक है, आपको कुछ समझ आ रहा है? क्वेश्चन मार्क। अरे बताइए दोस्तों, आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो नीचे कमेंट में बताइए समझ में आता है कि नहीं आता है, मुझे भी पता लगे कि मुझे भी पढ़ाना आ रहा है कि नहीं। अगली है निदाइया, इसी को फिजाइया भी कहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका था। इसकी अलामत होती है ऐसी, एक्सप्लेनेशन मार्क कहते हैं और हिंदी में विस्मयादी बोधक चिन्ह कहते हैं। किसी को पुकारना, बुलाना, जज्बात और एहसास का इजहार करने के लिए अलामत लगाई जाती है। जैसे उफ़ क्या गर्मी है, अरे आरिफ इधर देखो। किसी को बुलाना, हैत में बोलना, उफ़, हाय, हंसी में हुर्रे, हर्षोल्लास मनाना करना, उन सब जगह इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, समझ में आपको आता ही है। आप छोटे बच्चे नहीं हो कि सब आपको बातें समझाई जाए। फिर है वावीन। क्या है वावीन? जिसे इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। इक़्तिबास को नक़ल करने और कही हुई बात को कहने के लिए, कही हुई बात को एज़ इट इज़ कहने के लिए, वैसा का वैसा लिखने के लिए कहा जाता है। बक़ौल मोहम्मद हुसैन आज़ाद, उर्दू ब्रज भाषा से निकली है। तो जैसा मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने कहा था, हमने उस बात को वैसी की वैसी लिख दी। उर्दू ब्रज भाषा से निकली है और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए। इससे पता लग गया कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने ये बात हू बहू ऐसी की ऐसी बाइना ऐसी ही कही थी। समझ गए? चलिए और देख लीजिए। अब है ख़त। ये क्या है? ख़त। ये डैश से थोड़ा बड़ा होता है, डैश से थोड़ा बड़ा होता है। जुमले में अचानक तब्दीली या कौसीन की तरह काम करता है। ये कौसीन यानी कोष्ठक के काम भी करता है। कैसे करता है? कोई जुमला चल रहा है, कोई बात चल रही है और अचानक बात क्या हो जाए, चेंज हो जाए, अचानक बात क्या हो जाए, चेंज हो जाए, उस जगह इस ख़त का इस्तेमाल किया जाता है। मैं आना चाहता था, ऐसा हुआ नहीं। पूरी बात लिख देंगे तो भी चलेगा, लेकिन बात क्या कह रहा था? मैं आना चाहता था, ये मेरी ख्वाहिश थी, मेरी चाहत थी, पहली बात हो गई। ऐसा हुआ नहीं, ये दूसरी बात हो गई। मैं चाहता तो था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैं आना चाहता था, ऐसा हुआ नहीं। जब अचानक से बात बदल जाए तो वहाँ पर ख़त का इस्तेमाल होता है। इस तरह की बड़ी डैश लगाई जाती है। समझ गए? कौसीन, कौसीन के भी, इसे छोटा कोष्ठक, इसे मंझला कोष्ठक, इसे बड़ा कोष्ठक आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ब्रैकेट्स ही कहते हैं सबको। ठीक है, स्मॉलर, मीडियम एंड लार्जर। उर्दू में इन सभी को कौसीन ही कहते हैं। अब आप बड़ा छोटा लिखें तो ठीक है, नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है। जुमले में इजाफ़ी और वजाहत के लिए इससे इस्तेमाल किया जाता है। अल्लामा इक़बाल शायर मशरिक़ हमारे कौमी शायर हैं। अल्लामा इक़बाल हमारे कौमी शायर हैं। अगर मैं इतना भी लिख देता तो भी बात चल जाती, तो भी बात हो जाती, लेकिन मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, बात को और ज़्यादा वजाहत करना चाहता हूँ। अल्लामा इक़बाल कौन? शायर मशरिक़। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? कौसीन लगा देंगे, ताकि अल्लामा इक़बाल की और ज़्यादा क्या हो जाए, वजाहत हो जाए। क्या हो जाए? वजाहत हो जाए। अलामत हज़्फ़, जब ज़िक्र करना नामुनासिब हो। मैंने आपको कुछ और बताया था ऊपर, क्या बताया था? पैसेज के लिए, जब किसी चीज़ को मुख़फ़्फ़िफ़ करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए, जगह कम करने के लिए, एक गज़ल या नज़्म की शुरुआत और आखिर के कुछ
में से कुछ वर्ड्स ले लिए जाते हैं, बीच में इस अलामत को लगा दिया जाता है, बताया ना। लेकिन दूसरा तरीका और भी है, मैंने आपको ऊपर बताया था, बाद में बताएंगे डिटेल में। जब जिक्र करना नामुनासिब हो, जैसे दफ़ा हो जाओ वरना डॉट 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 डॉट, यानी मैं कुछ और भी कहना चाहता हूँ लेकिन तुम खुद गैस कर लो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दफ़ा हो जाओ वरना डॉट डॉट, तो वहाँ पर भी अलामत लगा दी जाती है। यानी कहने वाला अगला, सुनने वाला खुद समझ गया कि मैं आगे क्या कहना चाहता हूँ, तो मैं डॉट डॉट लगा दूंगा, बिना कुछ कहे बात समझ जाए, बिना कुछ कहे बात समझ जाए। कहते ना कई बार आँखों से ही, इशारों से ही इंसान समझ जाता है कि अगला कहना क्या चाहता है, मुझे अगला कहना क्या चाहता है, तो वो बात भी हमें समझ में आ जाती है। ठीक है, अगली अलामत देखिए। अगली अलामत है अलामत तर्क। अलामत तर्क, ऐसी इसकी निशानी होती है, ये आप बहुत यूज़ करते होंगे। इबारत में जब कोई लफ्ज़ लिखने से रह जाए तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने उसको बताया है, मैंने उस बताया है, लिख दिया, लेकिन जब मुझे बाद में पता लगा कि मुझे को भी लिखना था तो मैं क्या करूँगा, नीचे एक छोटी सी निशानी लगा दूँगा इस तरह की, इसको बोलता है अलामत तर्क। मैंने उस ऊपर लिख दूंगा को बताया है, मैंने बताया उस बताया, यानी लैंग्वेज सेंटेंस सही नहीं हो रहा है, और जब कोई बात छूट जाती है, कहीं पर लिखने से कोई बात रह जाती है, तो वहाँ पर अलामत तर्क का इस्तेमाल हम करते हैं। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ये हमारी आखिरी और सबसे आखिरी दो अलामतें हैं, आइए इनको भी हम समझ लेते हैं। अलामत शेर, शेर लिखने से पहले इस्तेमाल की जाती है। ये पहले शेर की अलामत लगा दी, अलामत आपको नज़र आई, अलामत नज़र आई, बिल्कुल आ गई होगी। कोई उम्मीद बर नहीं आती, उसके बाद कोई सूरत नज़र नहीं आती, पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती। गालिब साहब का शेर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, क्योंकि मेरे हाल दिल का कुछ स्टूडेंट हैं जो इसमें जानते हैं। पहले आती थी हाल दिल पे हंसी, अब किसी बात पर नहीं आती, अब मेरे चेहरे पर वो हंसी नज़र नहीं आती। आप थंबनेल्स में भी देख चुके हों, और लाइव आप मुझे देखते नहीं, आपको पता लगता कि मेरे चेहरे पर हंसी कभी नहीं रहती है। अलामत तखल्लुस, अलामत तखल्लुस, ये अलामत है, तखल्लुस की अलामत है, शायर के अदबी नामों के ऊपर लगाई जाती है। क़ाबा किस मुँह को जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो जब कोई शायर अपना नाम लिखता है, इसको पेन नेम कहते हैं, हिंदी में उपनाम कहते हैं, तो इस अलामत से पता लगता है कि ये किसकी लिखी हुई है। जैसे मान लीजिए कोई शायर अपनी गज़ल लिख रहा है, और गज़ल पूरी लिखने के बाद उसका नाम कहीं आया ही नहीं, तो कैसे पता चलेगा ये जिंदा व जावेद कैसा रहेगा, उसका नाम हमेशा अमर कैसे रहेगा, कैसे पहचानेंगे ये गज़ल किसी लिखी गई है। तो शायर क्या करता है, गज़ल के आखिरी मिसरे में, जिसे मख्ता कहते हैं, वहाँ पर अपना नाम लिखता है। वो नाम उसके नाम से अलग होता है, वो नाम उसके नाम से अलग होता है। जैसे गालिब का नाम गालिब नहीं है, गालिब का नाम है बेग असदुल्ला ख़ां, शेख असदुल्ला ख़ां उनका पूरा नाम है। और गालिब क्या है, सिर्फ गालिब क्या है, सिर्फ उनका उपनाम है, उन्होंने इख्तियार किया है। पहले वो असदुल्ला ख़ां भी असद इस्तेमाल करते थे, असदुल्ला ख़ां उनका पूरा नाम है, तो पहले वो असद इस्तेमाल करते थे, बाद में चेंज कर दिया, बाद में क्या कर लिया, गालिब कर लिया। ठीक है, कई सारे शायर हैं, नाम कुछ और होता है और तखल्लुस कुछ और होता है। इस अलामत को क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक आज का समझ में आ गया होगा। बड़ा छोटा टॉपिक था और एक बार में ही आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। आपको सिर्फ नाम याद रखना है, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। आप सभी से रिक्वेस्ट, बहुत बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट, कि आप लोग इस वीडियो को शेयर इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप ये सोचते हो कि आप पढ़ लोगे, आप अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, आप रीट में जॉब पा लोगे, है ना। अगर आप शेयर कर दोगे तो आपका भाई दूसरा वाला भी जॉब पा लेगा, तो हमारा क्या होगा। तो देखिए, जॉब लगती है मुक़द्दर से, जॉब लगती है किस्मत से, और लगती है मेहनत से। ठीक है, एक क्लास में एक टीचर होता है, सभी बच्चों को पढ़ाता है, लेकिन सारे बच्चे पास नहीं होते, सारे बच्चे टॉप नहीं करते। टॉप सिर्फ एक बच्चा ही करता है। क्यों, वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है, वो ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करता है, और किस्मत थोड़ा उसका साथ देती है, तो वही बच्चा टॉप करता है। तो आप बेझिझक इसे शेयर करें, क्योंकि टॉप वही करेगा जिसकी किस्मत में लिखा होगा, या जो बहुत ज़्यादा मेहनत करेगा। आप इस कन्फ्यूजन में ना रहें कि मैं शेयर कर दूंगा तो क्या होगा, मैं शेयर कर दूंगा तो क्या होगा, मैं पीछे जो लोग आगे ना बढ़ जाएं, ऐसे गलतफहमी में ना रहें। मैं दुआ करता हूँ आप सभी सेलेक्टेड हों, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं सभी सेलेक्टेड हों। आप भी मेरे हक़ में दुआ करें कि मैं भी ज़िंदगी के उस मकाम पे पहुँचूँ जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ। ठीक है, वैसे मैं अपने बिज़नेस से बहुत खुश हूँ, पर फिर भी
कुछ ख्वाहिशात और हैं। अल्लाह ताला आप तमाम ही को ज़िंदगी और आखिरत में हर जगह कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।